नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी पेगासस पर घिरती मोदी सरकार की, फ्रेंडशिप डे पर राहुल गांधी के पीएम मोदी पर तंज की, जानेंगे बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर टिकैत ने किया कौन सा ऐलान, जेडीयू के प्रस्ताव से बीजेपी की क्यों बढ़ी परेशानी, क्या यूपी में फिर बनेगा महागठबंधन, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओलंपिक में मिला भारत को एक और मेडल। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास। ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में चीन के खिलाड़ी को दी मात। ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, यूपी में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। योगी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा, जुलाई में देशवासियों को लगाई गई वैक्सीन की 13 करोड़ डोज। अगस्त में और तेज होगा वैक्सीनेशन का काम। विधानसभा चुनावों से पहले मणिपुर में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोंटोजम ने थामा बीजेपी का दामन। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पेगासस जासूसी का मामला सरकार की परेशानी बढ़ाता जा रहा है। एक और दुनिया के कई देश इस जासूसी मामले की जांच करा रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार इसे कोई गंभीर मामला मानने को ही तैयार नहीं है। सरकार ना तो जांच को तैयार है और ना ही चर्चा को, जिसका असर संसद पर भी देखा जा रहा है। 2 सप्ताह से विपक्ष ने संसद ठप कर रखी है। संसद में तो सरकार घिरी हुई थी ही, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो घिरती दिख रही है। तो संसद से सुप्रीम कोर्ट तक जासूसी मामले में कैसे घिरी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के हंगामे की वजह से मानसून सत्र में संसद में काम नहीं हो पाया है, जिसका असर ये हुआ है कि जनता के 133 करोड़ से ज्यादा रुपए बर्बाद हुए हैं। संसद के गतिरोध की वजह से लोकसभा में संभावित 54 में से केवल 7 घंटे काम हुआ, जबकि राज्यसभा में संभावित 53 में से 11 घंटे काम किया गया। अब तक संसद में संभावित 107 घंटों में से केवल 18 घंटे काम किया है। इस प्रकार करीब 89 घंटे बेकार हो गए हैं। इसका मतलब है कि करदाताओं का कुल 133 करोड़ रुपए का नुकसान बिना काम के ही हो गया। इस मामले पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पेगासस जासूसी प्रकरण पर कुछ सवालों के जवाब दे तो संसद की कार्यवाही अगले मिनट चलने लगेगी। लेकिन वह इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। बता दें कि पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। कल संसद का तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि कल भी विपक्ष इन्हीं मुद्दों के साथ संसद में आएगा, और अगर कल भी सरकार ने जवाब नहीं दिया तो संसद में हंगामा होने की आशंका है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ गुरुवार यानी 5 अगस्त को पेगासस घोटाले की विशेष जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि संसद से अदालत तक फंसी सरकार बचाव का कौन सा रास्ता निकालती है। जासूसी मामले को लेकर विपक्ष सरकार को कोई राहत देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो सरकार को रोज इस मामले में घेर रहे हैं। आज फ्रेंडशिप डे है, और फ्रेंडशिप डे पर राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है। तो क्या है वीडियो में और क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। फ्रेंडशिप डे पर जहां दुनिया भर में सब लोग अपने दोस्तों को बधाई संदेश भेज रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनके दोस्तों को फ्रेंडशिप पर बधाई दी है। लेकिन राहुल गांधी की पीएम मोदी को यह बधाई बेहद अनूठी है, क्योंकि राहुल ने फ्रेंडशिप डे का सहारा लेकर पीएम मोदी और उनके उद्योगपति दोस्तों को घेरा है। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उद्योगपतियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम दो हमारे दो की सरकार को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चुटकी ली है। वहीं पीएम मोदी के इस वीडियो में मशहूर फिल्म फ्रेंड्स का गाना बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी हम दो हमारे दो नारे के साथ मोदी सरकार पर कई बार हमला कर चुके हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को अडानी और अंबानी की सरकार बताते रहे हैं। राहुल का दावा है कि ये सरकार सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं। राहुल का इशारा मोदी, शाह के अलावा अडानी और अंबानी की ओर है। राहुल अक्सर पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी सारे फैसले अपने इन उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ही लेते हैं। अब बीजेपी की राहुल के इस पोस्ट पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
राहुल गांधी ने फ्रेंडशिप डे के बहाने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। मोदी सरकार को विपक्ष के साथ साथ किसान भी घेरे हुए हैं। किसानों के आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। किसान कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच हरियाणा बीजेपी के एक फैसले से किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है राकेश टिकैत ने, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी का दावा है कि 15 दिन बाद देश का स्वाधीनता दिवस है। इस मौके पर लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन किसान संगठनों को एहसास है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में तिरंगा यात्रा किसानों को बदनाम करने के लिए निकाली जा रही है। बीजेपी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, किसान उसका विरोध ना करें। यदि किसान इस यात्रा का विरोध करेंगे तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि देखो, किसान तिरंगा यात्रा का विरोध कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। पहले भी इन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया है। ये देश विरोधी काम करते हैं। बीजेपी वालों को हमें कोई मौका नहीं देना है, इसीलिए तिरंगा यात्रा का हम लोग विरोध नहीं करेंगे। तिरंगा देश की शान है, ये नेशनल फ्लैग है। टिकैत ने साफ कर दिया कि बीजेपी किसानों को भड़काना चाहती है। बीजेपी किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। इससे पहले किसान मोर्चा की तरफ से भी कहा गया कि बीजेपी, जेजेपी और इनके नेताओं के बहिष्कार जारी रहेंगे। इसके सार्वजनिक कार्यक्रम का भी विरोध किया जाएगा। लेकिन तिरंगा यात्रा के दौरान किसान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे राष्ट्रीय ध्वज और देश के किसानों का अपमान हो। किसान संगठनों ने किसानों से कहा है कि तिरंगे की आड़ में खेली जा रही बीजेपी के इस चाल को सफल ना होने दे। बीजेपी की मुश्किलें विपक्ष और किसानों ने ही नहीं बढ़ा रखी हैं, बल्कि उसके सहयोगियों ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को दिल्ली में बैठक हुई थी और बैठक में पार्टी को नया अध्यक्ष मिला। इसके साथ कई प्रस्ताव भी पास किए गए, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। तो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिससे मुश्किल में दिख रहा है बीजेपी जेडीयू गठबंधन, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जेडीयू अब बीजेपी को घेरने की तैयारी करती दिखाई दे रही है। जेडीयू ने जनसंख्या नियंत्रण कानून, जातिगत जनगणना और बिहार के बाहर अन्य राज्यों में चुनावों को लेकर अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। इन मुद्दों पर पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। जेडीयू के ये प्रस्ताव उसकी सहयोगी बीजेपी को असहज कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू फिलहाल इन मुद्दों पर समझौता करने को तैयार होते नहीं दिख रही है। बता दें कि जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के प्रस्ताव में ये साफ कहा गया है कि जाति आधारित जनगणना तत्काल की जानी चाहिए। जेडीयू इसे लेकर सरकार पर दबाव भी बनाते दिख रही है, जिसके चलते जल्द ही जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने तो साफ कर दिया कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से समय भी मांगा जा चुका है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही जातीय जनगणना की संभावना से इनकार कर चुकी है। वहीं बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में शामिल जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी जेडीयू खुलकर विरोध कर रही है। उसके खिलाफ पार्टी कार्यकारिणी में प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। जेडीयू ने सफाई देते हुए कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण के उपाय होने चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है, ना कि कानून बनाने की। यानी साफ है कि जेडीयू ने बीजेपी को अपने तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। अब बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या जेडीयू के मुद्दों पर सहमति करवाने के लिए जद्दोजहद करेगी बीजेपी, या गठबंधन सहयोगी से सहमति न बनने के बाद भी अपने प्लान को लेकर आगे बढ़ेगी बीजेपी? एक ओर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन मुश्किल में पड़ता दिख रहा है, तो दूसरी ओर यूपी में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार होने के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनावों में अभी 6 महीने बचे हैं, लेकिन संकेत साफ है, चुनावों तक यूपी में बीजेपी के खिलाफ बनेगा महागठबंधन। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ अब विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। दिल्ली के लखनऊ तक बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर सक्रिय हो गए हैं। महागठबंधन को लेकर अखिलेश ने कहा कि सभी दलों को सपा के साथ आना चाहिए। उन्होंने बीएसपी और कांग्रेस के भी सपा के साथ आने के संकेत देते हुए कहा, बीएसपी और कांग्रेस को तय करना चाहिए कि उनकी लड़ाई भाजपा से है या सपा से। दोनों दलों को बीजेपी को हराने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सपा को हराने के लिए। अखिलेश ने कांग्रेस और बीएसपी से गठबंधन को लेकर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेतों में जरूर कह दिया कि कांग्रेस और बीएसपी को सपा के साथ आना चाहिए, ताकि यूपी में बीजेपी को आसानी से हराया जा सके। यूपी के योगी मॉडल पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि
यह कौन सा मॉडल है? अव्यवस्था को लोगों ने करीब से देखा है और वे लोग उचित समय पर बीजेपी को जवाब देंगे। बीजेपी ने अपना 2017 का चुनावी घोषणा पत्र नहीं देखा है, जिसमें उसने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। बीजेपी को गंगा की सफाई और महंगाई के बारे में भी बताना चाहिए। बीजेपी के अपने सांसद और विधायक तक खुश नहीं है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि यूपी में सपा ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। विपक्ष जहां बीजेपी को घेरने में जुटा है, तो बीजेपी के अंदर भी जमकर हलचल मची हुई है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी शासित राज्यों में सीएम बदले जाने की कोशिशें हो रही हैं। उत्तराखंड और कर्नाटक में तो बदलाव हो भी चुका है। यूपी में बदलाव अंतिम समय में टल गया और अब एक और राज्य में सीएम बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। तो अब किस बीजेपी शासित राज्य में बदलने वाला है सीएम, देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब एक एक कर सभी राज्यों में पार्टी के बीच उभरे अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने में जुटा है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में सीएम बदलने के साथ हुई। इसके बाद पिछले महीने ही केंद्रीय कैबिनेट में भी बदलाव किया गया। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के हटने के बाद वहां भी कैबिनेट फेरबदल की अटकलें लगने लगी हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले बदलाव किए जाने की चर्चा है। इस बीच मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में नए नाम शामिल किए जाने का अनुमान लगने लगा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज को 2 दिनों में दूसरी बार मुलाकात के लिए बुलाया है। अब यहाँ अटकलें ये लग रही हैं कि कहीं शिवराज की कुर्सी तो नहीं छिनने वाली, क्योंकि पहले तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे और कुछ दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद येदियुरप्पा भी दिल्ली पहुंचे और कुछ दिनों बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों की दिल्ली यात्रा का मकसद कैबिनेट विस्तार बताया गया था, लेकिन जब वो अपने राज्य वापस पहुंचे तो कैबिनेट में बदलाव की जगह पूरी सरकार ही बदल गई और अब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। शिवराज सिंह भी 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक दिन पहले भी अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए लिखा था, अमित शाह जी के निवास में सौजन्य भेंट की और महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा की। शिवराज समर्थक दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में बदलाव होना है और इसी की चर्चा के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे। वैसे तीरथ रावत और येदियुरप्पा ने भी ऐसे ही दावे किए थे। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने शिवराज की दिल्ली यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब अच्छे दिन आने वाले हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। मोदी शासन में महंगाई तेजी से बढ़ी है, तो दूसरी ओर रोजगार उसी तेजी से घटे हैं। अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई है। खाने पीने से लेकर हर चीज महंगी होती जा रही है और आज सरकारी कंपनियों की ओर से एलपीजी के दाम बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन की मार से अभी आम आदमी उभरा भी नहीं था कि महंगाई ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया है। महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है। देश के अधिकांश हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार हो चुका है और अब महीने की शुरुआत में ही सरकार ने लोगों की जेब ढीली करने का फैसला ले लिया। दरअसल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 73 रुपए 5 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि सरकार ने लोगों को मामूली राहत देते हुए 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं किया है। अगर बात घरेलू सिलेंडर के दाम की करें तो राजधानी दिल्ली में 14 किलोग्राम बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम करीब 834 रुपए 50 पैसे हैं। वहीं मुंबई में एलपीजी की कीमत लगभग 834 रुपए 50 पैसे है। वहीं सरकार ने पोस्ट ऑफिस के डोर स्टेप सर्विस के चार्ज बढ़ाने का भी फैसला लिया है। अब से हर डोर स्टेप सर्विस के लिए ग्राहकों को 20 रुपए के साथ जीएसटी सर्विस चार्ज के तौर पर देना होगा। वहीं जीएसटी पर सरकार ने केवल खाना पूर्ति करने की कोशिश की है। दरअसल सरकार ने सिर्फ बड़े व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि अब 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर्स अपने वार्षिक रिटर्न को खुद प्रमाणित कर सकेंगे और उन्हें इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इस बीच जुलाई में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 33% अधिक रहा है। इस बार सरकार को 1 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा का जीएसटी मिला है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।